बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे 1.3 प्रोसेस मैनेजमेंट इन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि प्रोसेस कैसे मैनेज होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? ये मैनेज करते हैं ऑल द प्रोग्राम जो कि रन करते हैं कंप्यूटर में। जितने भी कंप्यूटर में प्रोग्राम रन कर रहे होते हैं ना, ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी होती है कि मैनेज करें उन प्रोग्राम्स को। ठीक है। और इन रनिंग प्रोग्राम्स को क्या कहते हैं? प्रोसेसेस। ठीक है, याद रखिए। जो प्रोग्राम्स जितने भी रन कर रहे हैं, जैसे वेब ब्राउज़र रन कर रहा है, ठीक है, आपका वो जो है म्यूज़िक प्लेयर रन कर रहा है, तो इन और ये जितने भी प्रोग्राम रन कर रहे हैं इनको आप प्रोसेसेस कहेंगे। ठीक है। अब प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होती है? ठीक है, अगर डेफिनेशन आ सकती है कि प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होती है। प्रोसेस मैनेजमेंट बेसिकली इंश्योर करती है कि हर प्रोसेस गेट द रिसोर्स इट नीडेड, यानी कि हर प्रोसेस यानी कि हर प्रोग्राम को जो भी रन कर रहा है उसको रिसोर्स जो चाहिए होते हैं, वो प्रोसेस मैनेजमेंट का काम होता है कि उस रिसोर्स को प्रोवाइड करे। यानी कि जब मल्टीपल प्रोसेसेस भी एक्टिव हों तो उसकी ज़िम्मेदारी है प्रोसेस मैनेजमेंट की कि हर प्रोसेस को रिसोर्स प्रोवाइड करे जो उसको रिक्वायर्ड होते हैं। ये बेसिकली जो प्रोसेस मैनेजमेंट होती है ना, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जॉब है ऑपरेटिंग सिस्टम की, बिकॉज इट इंश्योर ऑल द प्रोसेसेस, क्योंकि ये क्या यकीनी बनाता है कि तमाम प्रोसेसेस स्मूथली रन करें विदाउट डिस्टर्बिंग ईच अदर। ठीक है, ये ना हो कि एक प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम को डिस्टर्ब कर रहा हो। प्रोसेस मैनेजमेंट की ड्यूटी क्या होती है? बेसिकली ड्यूटी होती है कि वो ऑल प्रोसेसेस रन स्मूथली, ठीक है, विदाउट डिस्टर्बिंग ईच अदर। ठीक है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। एक तो उसके प्रोसेस मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि हर रिसोर्स को हर प्रोसेस को रिसोर्स प्रोवाइड करना जो उसको चाहिए। ठीक है, और वो जो है बेशक जितने मर्जी प्रोसेस एक्टिव हों, ठीक है, रिसोर्स प्रोवाइड करना। और दूसरी इसकी क्या जिम्मेदारी होती है कि इंश्योर करना तमाम प्रोसेस जो हैं वो स्मूथली रन करें एक दूसरे को डिस्टर्ब किए बगैर। अब प्रोसेस का लाइफ साइकिल क्या होता है? एक प्रोसेस का लाइफ साइकिल में 3 स्टेजेस होती हैं ना, सेवरल स्टेजेस अपनी लाइफ साइकिल। एक होती है क्रिएशन, ठीक है, प्रोसेस को क्रिएट करना। दूसरा होता है एग्जीक्यूशन, ये जो है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना। और तीसरा होता है बेसिकली एग्जीक्यूशन कहते हैं चलाना। ठीक है, उसके काम पर अमल दरामद करवाना। ठीक है, और तीसरा होता है टर्मिनेशन, उस प्रोसेस को ख़त्म करना। ठीक है, क्रिएशन में क्या होता है? ये होता है जब हम कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, जैसे हमने MS वर्ड ओपन किया, ठीक है, तो इन दैट केस क्या हो गया? ये एक प्रोसेस क्रिएट हो गया। ठीक है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? लोड द प्रोग्राम इनटू द मेमोरी। बेसिकली सॉफ्ट वर्ड को वो लोड करेगा मेमोरी में। ठीक है, और गिव्स इट्स द रिसोर्सेज, और जो जो रिसोर्सेज उसको चाहिए होंगे वो ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस एप्लीकेशन को, उस प्रोसेस को, रनिंग प्रोग्राम को वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करे। ठीक है, जो उसको CPU टाइम चाहिए, मेमोरी चाहिए, वो ये सारा काम आता है प्रोसेस क्रिएशन में। ये ऑपरेटिंग सिस्टम की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा क्या? एक तो हो गया प्रोसेस क्रिएशन, ठीक है। अब है एग्जीक्यूशन, अब उसको चलाने का काम आता है। उसके काम अब दिस द प्रोसेस इज एक्टिवली रनिंग एंड परफॉर्मिंग टास्क इफ़ेक्टिवली। बेसिकली ये जो है, जो प्रोग्राम है हमने जो रन किया है, ये रन भी करे, ठीक है, द प्रोसेस रन भी करे और क्या परफॉर्म करे? टास्क को इफ़ेक्टिवली, यानी कि अच्छे मौसर तरीके से इस टास्क को पूरा भी करे। जैसे हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन किया तो अब इसको चलाए भी का, और इसके जो काम करने हैं इसमें हमने डॉक्यूमेंट की एडिटिंग करनी है तो वो हम इफ़ेक्टिवली कर भी सकें। ठीक है, ये एग्जीक्यूशन स्टेज की ये जिम्मेदारी होती है। अब होता है टर्मिनेशन, जब एक प्रोसेस ख़त्म हो गया तो इन दैट केस अब वो रिलीज़ करेगा अपने रिसोर्सेज को। ठीक है, ताकि बाकी दूसरे प्रोग्राम भी, दूसरे प्रोसेस भी इसको यूज़ करें। ये टर्मिनेशन में क्या होता है? द प्रोसेस फिनिश इट टास्क। पहले तो वो जो प्रोग्राम रन कर रहा होता है, जैसे हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोला हुआ था, तो इन दैट केस वो क्या करेगा? इसके फिनिश करेगा इसके टास्क को। ठीक है, और वो इसे क्लोज कर देगा। ये या तो यूज़र इसको क्लोज करेगा या सिस्टम क्लोज। बाज़ का होता है यूज़र क्लोज करता है, जो कि आप खुद बाज़ का क्लोज करते हैं, और बाज़ का किसी और वजह से जब सिस्टम भी इसको क्लोज कर सकता है। ठीक है, और फिर दूसरा काम क्या होता है टर्मिनेशन के में? बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री
करता है रिसोर्सेज को, यानी कि जो मेमोरी ले रहा है, CPU टाइम ले रहा है, वो इन सारी यानी कि जो मेमोरी वगैरह है उस सबको रिलीज़ करता है, ताकि जो नए प्रोग्राम आए वो उसको यूज़ कर सकें, या एग्जिस्टिंग प्रोग्राम चल रहे हैं तो वो भी इसको यूज़ कर सकें। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल बता रहे हैं आगे। तो प्रोसेस लाइफ साइकिल ऑफ एन, ये बेसिकली आपकी किताब बता रही है एग्जांपल कि वेब ब्राउज़र को आपने अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर ओपन किया। ठीक है, वेब ब्राउज़र कौन सा होता है? आपका गूगल क्रोम हो सकता है। ठीक है, और बाकी दूसरे भी इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है, और बाकी भी और डिफरेंट वेब ब्राउज़र हैं वो हो सकते हैं। ठीक है, पहला प्रोसेस क्या होगा? क्रिएशन का। जैसे क्रिएशन के प्रोसेस में क्या होगा कि जब यूज़र क्लिक करेगा ब्राउज़र के आइकॉन को, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? लोड करेगा आपका यानी कि वेब ब्राउज़र को के प्रोग्राम को मेमोरी में, और जो उनसे रिसोर्स रिक्वायर्ड होंगे उसको एलोकेट कर देगा। ठीक है, ये क्रिएशन का प्रोसेस हो गया। दूसरा प्रोसेस कौन सा था? ये था एग्जीक्यूशन। ठीक है, एग्जीक्यूशन में क्या होगा? ब्राउज़र परफॉर्म करेगा टास्क, जैसे कि क्या है? लोडिंग वेब पेज को लोड करने का टास्क होगा। ठीक है, और वो क्या करेगा? डिस्प्लेइंग मीडिया, यानी कि जो अगर मीडिया आपने डिस्प्ले करना है तो वो, और यूज़र के एक्शन के मुताबिक अगर यूज़र कोई बटन वगैरह क्लिक करता है तो उसके मुताबिक रिस्पॉन्ड करना। ठीक है, ये आप सारे काम परफॉर्म होंगे। अच्छा जी, आगे आ गया टर्मिनेशन। जब यूज़र ब्राउज़र को क्लोज कर देगा तो टर्मिनेशन अकर हो जाएगी। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? उस प्रोसेस को, यानी कि आपके वेब ब्राउज़र के प्रोसेस को स्टॉप करेगा, और जो रिसोर्सेज उसने एलोकेट किए हुए थे वो रिलीज़ कर देगा अदर प्रोग्राम के यूजेस के लिए। ठीक है, अच्छा जी, आगे आती है मल्टीटास्किंग एंड कॉन्करेंसी। ये भी आपके शॉर्ट वो बन सकते हैं। ठीक है, बेसिकली मॉडर्न शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, और इसका आपके MCQs भी बन सकते हैं इसमें से। अच्छा जी, मल्टीटास्किंग एंड कॉन्करेंसी क्या होती है? मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं ना, वो मैनेज कर सकते हैं मैनी प्रोसेसेस सो इफेक्टिवली, यानी कि जो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ये मैनेज कर सकते हैं, बहुत से प्रोसेसेस को मैनेज कर सकते हैं इफेक्टिवली, यानी कि अच्छे अंदाज में। दैट इट अपीयर्स व्हेन दे आर रनिंग एट द सेम टाइम, यानी कि बहुत से जब प्रोसेस एट अ सेम टाइम रन कर सकते हैं, तो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम इनको मैनेज अच्छे तरीके से किस वजह से करती है? मल्टीटास्किंग की वजह से और कॉन्करेंसी की वजह से। ठीक है, अब मल्टीटास्किंग होती क्या है? ठीक है, ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। इसकी डेफिनेशन देखिए। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली अलाउ क्या करता है? मोर देन वन प्रोग्राम टू बी ओपन एंड यूजेबल बाय अ सिंगल यूज़र एट द सेम टाइम। यानी कि आप मुख्तलिफ काम एट अ टाइम कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अपना इंटरनेट भी ब्राउज़ कर सकते हैं, और यानी कि कभी आप अपना डॉक्यूमेंट की तरफ भी जा सकते हैं, और ब्राउज़र वगैरह की ब्राउज़र पर सर्फिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, जो उनसे आपको चाहिए होती है, ये होती है मल्टीटास्किंग। ठीक है, जैसे आपके घर में आपकी मदर्स करती हैं कि मुख्तलिफ टाइम में किचन में मुख्तलिफ काम कर रही होती हैं। ठीक है, तो ये भी मल्टीटास्किंग में आ जाता है। ठीक है, यानी कि बेसिकली आप खुद काम कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ काम एट अ टाइम कर रहे होते हो, तो ये आती है मल्टीटास्किंग, एक टाइम में एक से ज़्यादा काम करना। ठीक है, और यानी कि मल्टीटास्किंग की डेफिनेशन क्या थी? ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ करता है एक से ज़्यादा प्रोग्राम को के ओपन हो और यूजेबल बाय अ सिंगल यूज़र एक एट द सेम टाइम, यानी कि एक से ज़्यादा प्रोग्राम को ओपन करना और एक सिंगल यूज़र के लिए यूजेबल भी बनाना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, इसको कहते हैं मल्टीटास्किंग। और आप यू कैन इजीली स्विच बिटवीन दैम, यानी कि अब मुख्तलिफ प्रोग्राम हैं तो आप उनके दरमियान स्विच भी कर सकते हैं जब कभी आपको ज़रूरत हो। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन। कॉन्करेंसी होती क्या है? अब मोर देन वन प्रोसेस इज़ एक्टिव एट द सेम टाइम इन एन OS। जब एक से ज़्यादा प्रोसेसेस जो होते हैं, प्रोग्राम खुले होते हैं एक टाइम पर। ठीक है, तो क्या होता है? बट द CPU प्रोसेसेस देम वन बाय वन इन एक्सट्रीमली फास्ट साइकिल। यानी कि बेसिकली होता क्या है, जब यानी कि एक से ज़्यादा जो होते हैं ना प्रोसेसेस एक्टिव हों एक सेम टाइम पर, तो CPU बेसिकली एट अ टाइम एक ही वन बाय वन उनको करता होता है, लेकिन इतना फास्ट साइकिल होते हैं कि हमें पता नहीं चल रहा होता कि हम वो जो म्यूज़िक में कोई इंटरप्शन नहीं आ रही होती, ना ही हमारे जो हमने डॉक्यूमेंट में काम कर रहे होते हैं उसमें कोई इंटरप्शन आ रही होती है। ठीक है, तो ये कॉन्करेंसी होती है। ठीक है, यानी कि मोर देन वन प्रोसेसेस हैं जो कि एक्टिव हैं सेम टाइम पर,
इन ऑपरेटिंग सिस्टम, बट CPU उनको प्रोसेस कर रहा है वन बाय वन इन एक्सट्रीमली फास्ट साइकिल। तो ये होती है कॉन्करेंसी। अब इसकी एग्जांपल आपकी किताब ने बताई, जैसे एक शेफ़ है, वो 3 डिशेस प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है। अब वो एट अ टाइम थोड़ा थोड़ा टाइम सब डिशेस पर स्पेंड करेगा, जिसको जितनी ज़रूरत होगी तो उतना उस पर काम करेगा, ठीक है। और फिर एक डिश पर काम करेगा, फिर मूव कर जाएगा नेक्स्ट पर, और फिर वापस अगर ज़रूरत होगी पहली डिश पर आ जाएगा, वरना तीसरी डिश पर चला जाएगा, ठीक है। तो ये भी बेसिकली कॉन्करेंसी की एग्जांपल है। तो अब द CPU स्विचेस बिटवीन प्रोसेसेस, बेसिकली जब कॉन्करेंसी में क्या होता है कि CPU प्रोसेसेस के दरमियान स्विच कर रहा होता है, इतनी तेज़ी से स्विच कर रहा होता है कि यूज़र को पता भी नहीं चलता, ठीक है। हमारे CPU हैं भी बहुत फास्ट। अगला टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है प्रोसेस स्केजुअलिंग कॉन्सेप्ट, यानी कि अब जो प्रोसेस हैं इनको स्केजुअल कैसे करना है, ठीक है। हमने ये तो सीख लिया कि मैनी प्रोसेस कैन बी इन प्रोग्रेस ड्यूरिंग द सेम टाइम पीरियड, कि एक टाइम पीरियड के दौरान हमने देख लिया कि बहुत से प्रोसेस चल सकते हैं, लेकिन CPU जो वर्क करते हैं ना उन पर एक वक्त में एक ही कर सकता है। ये आपका MCQ बन सकता है कि CPU एक टाइम पे मल्टीपल प्रोसेसेस पर काम करता है तो इकट्ठा ही करेगा, या एक टाइम में एक ही पर करेगा, ठीक है। लेकिन ये बहुत फास्ट टर्न में होता है, ठीक है। अब जो होता है ना, आगे ये जो है आपकी स्केजुलिंग की डेफिनेशन आ रही है। सिंस द CPU कैन नॉट रन ऑल द प्रोसेसेस एट द सेम टाइम, द ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट डिसाइड। स्केजुलिंग बेसिकली होती क्या है, जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो CPU है वो तमाम प्रोसेसेस को एट सेम टाइम पर रन नहीं कर सकता, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उसको डिसाइड करना चाहिए कौन सा प्रोसेस शुड रन फर्स्ट, पहले कौन सा प्रोसेस को जो है पहले चलाना चाहिए, ठीक है। और हाउ लॉन्ग ईच प्रोसेस शुड रन, कितनी देर के लिए एक प्रोसेस को चलाना चाहिए, ये सारा इसको कहते हैं स्केजुलिंग, ठीक है। ये प्रोसेस सारा कहलाता है स्केजुलिंग। यानी कि जब CPU क्या देखता है कि वो बेसिकली एक से ज़्यादा प्रोसेसेस हैं, तो किसको कितना कौन से प्रोसेस को पहले चलाना चाहिए और कितनी देर के लिए चलाना चाहिए, ये कहलाता है स्केजुलिंग। अब डिफरेंट स्केजुलिंग मेथड इस्तेमाल होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है। अब जो आपकी किताब ने ना सबसे सिंपलेस्ट यूज़ आपको इंट्रोड्यूस करवाया है, से जो कि है सिंपलेस्ट स्केजुलिंग टेक्निक, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड, ठीक है। ये आपका MCQ बन सकता है, FCFS स्टैंड फॉर, ठीक है। तो ये क्या होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड। अब बेसिकली आके उन्होंने डेफिनेशन आपको इस तरीके की डेफिनेशन बताई कि FCFS होता क्या है। इस मेथड में ना द CPU प्रोसेसेस टास्क इन द एग्जैक्ट ऑर्डर दे अराइव, यानी कि जिस ऑर्डर में प्रोसेसेस आते हैं तो CPU उनको उसी ऑर्डर में प्रोसेस करता है, ठीक है। जो पहला प्रोसेस आएगा अराइव वो पहले कंप्लीट होगा, जो फिर दूसरा प्रोसेस आएगा फिर वो कंप्लीट होगा, और उसके बाद जो तीसरा आएगा तो उस सीक्वेंस ही में कंप्लीट होगा, ठीक है। और जब यानी कि पहला प्रोसेस कंप्लीट होगा तो अगला प्रोसेस स्टार्ट होगा, वरना वो CPU उसी को प्रोसेस करता जाएगा। ये कौन सा है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल है जैसे कि आप एक शॉप काउंटर पर जाते हो, जैसे आप बुक खरीदने गए एक काउंटर पर, ठीक है। अब जैसे कस्टमर लाइन में लगे होते हैं, बुक अपनी ख़रीद कर जब पेमेंट के लिए लगे होते हैं, तो इन दैट केस जो पहले आता है तो उसकी वो जो उस लिहाज से वो उसकी प्रोसेसिंग करता रहता है कैशियर, ठीक है। तो यानी और फिर उसके बाद जैसे क्यू में काम होता है ना, पहला जो शख्स पहले आया उसका पहले काम हुआ, फिर दूसरा आया उसका दूसरे नंबर पर, तीसरा, और फिर एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसकी वो आपको न्यूमेरिकल एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। वो कहते हैं लेट अस सम सिंपल डाटा टू सी हाउ FCFS स्केजुलिंग वर्क इन प्रैक्टिस। अब बेसिकली 3 प्रोसेस आए, पहला प्रोसेस आया 0 सेकंड पर, उसको ये जो काम है इसको 5 सेकंड चाहिए कंप्लीट होने के लिए, और जो दूसरा प्रोसेस आया P2, अब इसको ये आया है जब 1 सेकंड गुजर चुका, ठीक है, और इसको 3 सेकंड चाहिए कंप्लीट होने पर, और तीसरा प्रोसेस आया P3, ये आया है 2 सेकंड के बाद, और इसको टाइम चाहिए 2 सेकंड चाहिए इसको कंप्लीट होने के लिए, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं इसको। अब स्टेप बाय स्टेप इसकी वो बता रहे हैं एक्सप्लेनेशन। 0 सेकंड पर क्या है, अभी से P1 आया है, ठीक है। तो अब वो कहे उस फ़ौरन जब हमने देखा था कि पहला आएगा FCFS में, तो इन दैट केस वो उसको फ़ौरन स्टार्ट कर देगा, ठीक है, और इसको 5 सेकंड चाहिए। तो ये
रन करेगा 0 सेकंड से 5 सेकंड तक, ठीक है। और अब एट 1 सेकंड, ठीक है, हमने देखा कि जब 1 सेकंड गुजर गया तो P2 आया, दूसरा प्रोसेस आया, ठीक है। इसको कंप्लीट होने के लिए 3 सेकंड चाहिए। अब P2 आया, लेकिन अब P1 पहले से ही लगा हुआ था काम में, तो इन दैट केस P2 वेट करेगा, ठीक है, एट 2 सेकंड। अब 2 सेकंड के बाद हमने देखा कि P3 आया, ठीक है, P3 आया। उस वक्त भी P1 काम कर रहा था और P2 वेट कर रहा था। तो अब FS स्केजुलिंग क्या करेगी, ये क्या करेगा, ये प्रोसेस क्या करेगा, P1 और P2 को भी वेट करवाएगा, P3 को भी वेट करवाएगा, और P1 जो होगा अपना काम कंप्लीट करता रहेगा, ठीक है। और P3 उस वक्त तक वेट करेगा जब तक P1 और P2 कंप्लीट नहीं हो जाते, ठीक है। अब पहला जो प्रोसेस था P1 वो ख़त्म होगा 5 सेकंड के बाद, ठीक है। अब उस वक्त क्या होगा, एट 5 सेकंड P1 जो होगा अपना काम ख़त्म करेगा। अब CPU क्या करेगा, वो स्टार्ट कर देगा P2 के ऊपर काम करना, ठीक है। और उसको चाहिए 3 सेकंड कंप्लीट होने के लिए इस टाइम। और P3 अब वेटिंग में होगा। P1 फिनिश हो गया, ठीक है। P2 एट 5 सेकंड क्या होगा, स्टार्ट होगा, 3 सेकंड तक चलता, यानी कि काम CPU उसके ऊपर काम करता रहेगा। और ये P2 रन करेगा 5 सेकंड से लेकर 8 सेकंड तक। 8 सेकंड के बाद P2 फिनिश हो जाएगा, ठीक है। अब CPU के पास वो जो है प्रोसेस P3 पड़ा हुआ है, तो वो स्टार्ट कर देगा P3 को, ठीक है, जिसके लिए चाहिए 2 सेकंड। तो इन दैट केस वो क्या करेगा, P3 रन करेगा 8 सेकंड के ऊपर P3 को पिक करेगा, और वो जो CPU P3 को पिक करेगा और 8 सेकंड पर उसको चाहिए कितने, तो 8 + 2 = 10 सेकंड में ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी अगर हम एग्जीक्यूशन टाइमलाइन देखें, P1 बेसिकली चलेगा 0 सेकंड से लेकर 5 सेकंड तक, ठीक है। और P2 जो चलेगा 5 सेकंड से लेकर 8 सेकंड तक। और P3 चलेगा 8 सेकंड से लेकर 10 सेकंड तक, ठीक है। 0 से 5 सेकंड तक P1 चलेगा, और 5 से 8 सेकंड तक P2 चलेगा, 8 से 10 सेकंड तक P3 चलेगा। P1 का जो टाइम है, स्टार्टिंग टाइम क्या है, 0 सेकंड, और फिनिश टाइम क्या है, 5 सेकंड, ठीक है। फिनिश करेगा P1 5 सेकंड पर। जब P1 ख़त्म होगा तो FCFS क्या कहते हैं, पहला प्रोसेस ख़त्म होगा तो फिर दूसरा स्टार्ट होगा, फिर P2 को वो पिक कर लेगा CPU, और वो 5 सेकंड पर स्टार्ट होगा। और हमें पता है इसके ये 3 सेकंड इसमें इसने कंप्लीट होना है, ठीक है। तो ये 3 सेकंड में ये कंप्लीट हुआ, तो 8 सेकंड में ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। फिर जब दूसरा P2 ख़त्म हो गया तो फिर P3 उसके बाद चलना स्टार्ट होगा, ठीक है। और 8 सेकंड पर ये चलेगा, और ये 2 सेकंड का काम है, तो ये 10 सेकंड के ऊपर ख़त्म होगा। और टोटल ये तीनों प्रोसेसेस जो लेंगे, टोटल 10 सेकंड में ये तीनों प्रोसेसेस कंप्लीट होंगे। अब ऑब्जर्वेशन देखते हैं। वो कहते हैं इवन तो P3 हैज़ द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन। अब हम देखें ये जो ऊपर तीनों प्रोसेसेस थे, ठीक है, पहले प्रोसेस को 5 सेकंड चाहिए थे, दूसरे को 3 सेकंड चाहिए थे, और जो P3 था उसको 2 सेकंड चाहिए थे। और P3 को कितना वेट करना पड़ा, यानी कि उसको सिर्फ चाहिए थे, आया तो 2 सेकंड पर था, और ये चला है 8 सेकंड के ऊपर, ठीक है, तो उसको 6 सेकंड वेट करना पड़ा है। वो कहते हैं P3 हैज़ द शॉर्ट, ऑब्जर्वेशन देखिए, P3 हैज़ द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन, सबसे कम टाइम इसी को चाहिए था कि 2 सेकंड लगते, मगर इट मस्ट स्टिल वेट until P1 and P2 हैव फिनिश्ड। लेकिन उसको वेट करना पड़ा कि P1 भी ख़त्म हो जाए और P2 भी ख़त्म हो जाए, बिकॉज दे हैव अराइव्ड अर्लियर, क्योंकि ये पहले आए थे, ठीक है। दिस इज़ द वन ऑफ द मेन करेक्टरिस्टिक्स जो है FCFS की है। बेसिकली ये ड्रॉबैक है FCFS स्केजुलिंग का, कि शॉर्टेस्ट टास्क कैन बी डिलेड इफ़ दे अराइव आफ्टर लॉन्गर वन, यानी कि बड़े टास्क के बाद छोटा टास्क आता है तो उसको उतना ज़्यादा वेट करना पड़ता है। चलें आगे देखते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ FCFS। अब बेसिकली स्केजुलिंग के एडवांटेज कौन से हैं, डिसएडवांटेज कौन से हैं। वो कहते हैं ये बेसिकली सिंपल टेक्निक है और फेयर स्केजुलिंग मेथड है, लेकिन इसके एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं। अच्छा जी, इसके एडवांटेज भी हैं FCFS के और डिसएडवांटेज भी हैं। अब देखते हैं इसके एडवांटेज क्या हैं। पहला एडवांटेज FCFS का है इजी टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट। बेसिकली ये जो प्रोसेस है आसानी से हम इसको समझ भी सकते हैं और इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 2,
इसका एडवांटेज, इट प्रोसेसेस द प्रोसेसेस आर सर्व इन द एग्जैक्ट ऑर्डर दे अराइव, यानी कि जैसे जैसे प्रोसेसेस आ रही हैं उसी ऑर्डर में उनको प्रोसेस कर रहा है, ठीक है। ये नहीं कर रहा कि पहले आखिरी प्रोसेस को पहले कर दे प्रोसेस और बाद दूसरे को बाद में, ठीक है। और तीसरा इसका एडवांटेज क्या है, नो प्रोसेस स्किप्ड, यानी कि ये नहीं है कि कोई प्रोसेस पर काम नहीं हुआ, सारे प्रोसेसेस जितने भी आएंगे उन सब प्रोसेसेस पर काम होगा, वो कंप्लीट होंगे। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि शॉर्ट प्रोसेसेस में हैव टू बी वेट अ लॉन्ग टाइम इफ़ दे आर क्यूड बिहाइंड लॉन्गर प्रोसेस, यानी कि शॉर्ट डिस्टेंस अभी हमने देखा P3 को ना, शॉर्ट डिस्टेंस को ज़्यादा लंबा अरसा वेट करना पड़ता है। अगर क्यू जो है यानी कि वो आता है लॉन्गर प्रोसेस, लंबे प्रोसेस के पास आता है तो उसको यानी कि ज़्यादा वेट करना पड़ता है। इसको कहते हैं कन्वे इफेक्ट, ठीक है। कन्वे इफेक्ट ये टर्म याद रखिएगा। विच कैन अफेक्ट द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम, इसकी वजह से ओवरऑल एफिशिएंसी सिस्टम की मुतासिर होती है कि छोटा सा प्रोसेस उसने 2 सेकंड लेने थे उसको, लेकिन स्टार्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा सेकंड वेट करना पड़ा, ठीक है। अब बेसिकली वो जो है, डू यू नो, आपका जो आजकल के कंप्यूटर है ये कैन स्विच बिटवीन द प्रोसेसेस मिलियन ऑफ सेकंड, यानी कि बहुत जल्दी ये मिलियन ऑफ सेकंड टाइम्स में ना, ये इन जस्ट मिलियन ऑफ टाइम्स, यानी कि बहुत ज़्यादा मिलियन ऑफ टाइम्स, यानी कि 10 लाख मरतबा यानी कि प्रोसेसेस को स्विच करते हैं जस्ट इन 1 सेकंड, यानी कि पता ही नहीं चलता। दिस हैपन सो फास्ट, ये इतनी तेज़ी से होता है कि यू कैन प्ले म्यूज़िक, ब्राउज द वेब एंड डाउनलोड फाइल्स एट ऑल एट वंस, यानी कि आप एक ही मरतबा यानी कि म्यूज़िक भी कॉपी प्ले कर सकते हैं, ब्राउजिंग भी कर सकते हैं, अपनी फाइल्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलें अब एक्टिविटी हम देखते हैं। अब बेसिकली जो है ये है प्रोसेस हमारे पास 3 है, P1, P2, P3। P1 आया है 0 सेकंड पर और उसको कंप्लीशन, इसको टाइम यानी कि 4 सेकंड चाहिए, ठीक है। P2 आया है 1 सेकंड पर और इसको 5 सेकंड चाहिए कंप्लीट होने के लिए। P3 आया है 2 सेकंड पर, इसको 3 सेकंड चाहिए। अब अरेंज द प्रोसेसेस इन द ऑर्डर विल रन अकॉर्डिंग टू FCFS मेथड। अब हमें पता है FCFS मेथड में क्या होता है, जिस तरतीब से प्रोसेस आते हैं वैसे ही प्रोसेस होते हैं, ठीक है। पहले P1 चलेगा, फिर P2 चलेगा, फिर P3 चलेगा। अब वो कहते हैं कैलकुलेट द स्टार्ट एंड फिनिश टाइम फॉर ईच प्रोसेस। अब आपने ईच प्रोसेस का स्टार्ट टाइम और फिनिश टाइम मालूम करना है। अब P1 आया 0 सेकंड पर, ये चलेगा, ठीक है, और ये ख़त्म कब होगा, 4 सेकंड के ऊपर, ठीक है। 4 सेकंड चाहिए इसको चलने के लिए, ठीक है। और P2 चलेगा आया है 1 सेकंड पर, लेकिन ये वेट करता रहेगा, ठीक है। और फिर ये चलेगा 4 सेकंड के ऊपर और इसको चलने में कितने टाइम चाहिए, 5 सेकंड पर। तो ये 4 पर चलना शुरू हुआ और 9 सेकंड पर जाकर ख़त्म हुआ, ठीक है। और P3 जो है ये आया 2 सेकंड पर, लेकिन ये वेट करता रहेगा। जब P2 फिनिश हुआ 9 सेकंड पर तो ये चलना शुरू हुआ, ठीक है, और उसको लगे टोटल 3 सेकंड, तो ये हुआ ख़त्म 12 सेकंड पर, ठीक है। और जो P1 ने वेट किया 0 सेकंड वेट किया, P2 ने कितने सेकंड वेट किया, आया था P2 1 सेकंड पर, ठीक है। प्रोसेस 1 चल रहा था उस वक्त और प्रोसेस 1 फिनिश हुआ 4 सेकंड पर, तो 4 - 1 तो इसका हुआ 3 सेकंड वेट टाइम। अच्छा जी, P3 जो था जब P2 फिनिश हुआ 9 सेकंड पर, जबकि P3 किस पर आया हुआ था, 2 सेकंड पर, तो 9 - 2 7 सेकंड इसको वेट करना पड़ा। अच्छा जी, अब वो कहती हैं हमने स्टेप 1 भी कर लिया था, स्टेप 2 भी और स्टेप 3 भी हमने कर लिया। अब आंसर द क्वेश्चंस। व्हाट इज़ द टोटल टाइम टेकन फॉर ऑल द प्रोसेसेस टू फिनिश। अब 3 प्रोसेसेस हैं, कब ख़त्म हुए, ये P3 ख़त्म हुआ 12 सेकंड पर, तो वो टोटल इनका टाइम ये जो है ख़त्म हुए हैं 12 सेकंड पर। विच प्रोसेस हैड टू वेट द लॉन्गेस्ट, ठीक है। पहले P1 ने वेट किया 0 सेकंड, P2 ने वेट किया 3 सेकंड और P2 ने वेट किया 3 सेकंड और P3 ने वेट किया 7 सेकंड। तो ये टोटल जो है ना ये P3 को सबसे ज़्यादा वेट करना पड़ा, ठीक है। चलें अब एक्सरसाइज थोड़ी सी देख लेते हैं। अच्छा जी, अच्छा, अब हम 5 MCQs हमारे हो गए थे, ठीक है। छठा देखते हैं। इन द FCFS स्केजुलिंग मेथड प्रोसेसेस आर सर्व्ड। ये है ये इन द ऑर्डर दे अराइव, जैसे जिस ऑर्डर में ये आ रहा है, सी इसका आंसर होगा, ठीक है।
अब एक्सप्लेन वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज ऑफ FCFS स्केजुलिंग। ठीक है, ये भी हम पढ़ कर आए हैं। ठीक, दिखा भी देती हूँ आपको ये। अच्छा जी, ये देखें, इधर ये एडवांटेज भी है और ये डिसएडवांटेज इधर से देख सकते हैं आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखें, डिफाइन मल्टीटास्किंग इन कंप्यूटर सिस्टम। अभी हम डेफिनेशन पढ़कर आए मल्टीटास्किंग इन कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, वो आपकी डेफिनेशन हो जाएगी। इधर देख लेते हैं इसको। ये मल्टीटास्किंग की जो हमने 1.3.2 आर्टिकल में पढ़ी है, ये आपकी मल्टीटास्किंग की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अच्छा अब आ गया एक्सप्लेन द प्रोसेस। सेकंड क्वेश्चन लॉन्ग में। ठीक है, शॉर्ट हमारे कंप्लीट हो गए। और एक्सप्लेन द प्रोसेस लाइफ साइकिल इन डिटेल विद एग्जांपल। ये आपका ये जो है सारा ये प्रोसेस लाइफ साइकिल यहाँ से 1.3.1 जो है पूरा आपने ये करना है। ठीक है, ये आएगा इसके अंदर। और इसके अलावा अब इसमें रैम और वर्चुअल मेमोरी आगे आएगा, सिस्टम कॉल भी आगे है। ठीक है, ये 5वां देख लें। आ कंप्यूटर सिस्टम यूज द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व scheduling method to manage processes. The following table shows the arrival time and the CPU burst time. burst time वही होता है कि जो टाइम नीडेड होता है एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, फिनिश टाइम उनका, यानी कि इतना टाइम चाहिए। अच्छा जी, अब प्रोसेस 1 है, प्रोसेस P1 आया है, ये 0 सेकेंड पर आया है, इसको 4 सेकेंड चाहिए। ठीक है, P2 आया है 1 सेकेंड पर, 3 सेकेंड चाहिए इसको चलने के लिए। P2 आया है P3 आया है 2 सेकेंड पर, इसको 1 सेकेंड चाहिए चलने के लिए। ठीक है, अब बेसिकली अब रिक्वायरमेंट क्या है, अरेंज द प्रोसेसेस इन द ऑर्डर दे विल बी एग्जीक्यूटेड अकॉर्डिंग टू द FCFS स्केजुलिंग मेथड। हमें पता है FCFS स्केजुलिंग मेथड के मुताबिक ये कैसे चलेंगे, P1 P2 P3। ठीक है, अच्छा जी, अगला क्वेश्चन, शो द एग्जीक्यूशन सीक्वेंस ऑफ ऑल द प्रोसेसेस। अब ये एग्जीक्यूशन प्रोसेस देखते हैं, ये देखें साइड पर मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, अब P1 आया है 0 सेकेंड पर, इसको 4 सेकेंड चाहिए रन करने के लिए। ठीक है, और फिर P2, फिर उसके बाद 4 सेकेंड के बाद P2 स्टार्ट होगा और ये ख़त्म होगा 7 सेकेंड के बाद। ठीक है, उसके बाद P3 स्टार्ट होगा 7 सेकेंड पर और ये ख़त्म होगा 8 सेकेंड के ऊपर। ठीक है, टोटल इसका रनिंग टाइम कितना हो गया तीनों प्रोसेस का 8 सेकेंड। ठीक है, P1 स्टार्ट किस पर हुआ था, 0 सेकेंड के ऊपर, फिनिश हुआ था 8 सेकेंड, और इसने वेट कितना किया था, 0 सेकेंड। और P2 जो स्टार्ट हुआ था 4 सेकेंड के ऊपर। ठीक है, और फिनिश किसके ऊपर हुआ था, 7 सेकेंड के ऊपर, और इसने वेट कितना किया, 3 सेकेंड। P3 जो था स्टार्ट हुआ 7 सेकेंड पर और फिनिश हुआ 8 सेकेंड पर, उसने वेट कितना किया, 5 सेकेंड। ठीक है, 2 सेकेंड पर आया और जो है स्टार्ट हुआ 7 पर, 7 - 2 = 5। ठीक है, अब ये इसका आ गया। अच्छा जी, शो द एग्जीक्यूशन सीक्वेंस भी हमने देख लिया, कैलकुलेट द स्टार्ट एंड कंप्लीशन टाइम फॉर ईच प्रोसेस भी देख लिया, फाइंड द वेटिंग टाइम फॉर ईच प्रोसेस भी हमने देख लिया। अब आखिरी चीज़ रह गई, कैलकुलेट द एवरेज वेटिंग टाइम फॉर ऑल द प्रोसेसेस। अब इसमें हम क्या करेंगे, तीनों प्रोसेसेस जो थे ना वेटिंग टाइम। ठीक है, पहला प्रोसेस का वेट टाइम 0 सेकेंड, P3 का वेट टाइम 3 सेकेंड, और P2 का 3 सेकेंड, और P3 का 5 सेकेंड। 0 + 3 + 5, ठीक है, 8 आया, 8 / 3, 3 प्रोसेसेस हैं तो 2.67 सेकेंड जो है इसका एवरेज वेट टाइम हो गया। चलें, इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।